हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे हीट ट्रांसफर यानी कि ऊष्मा के संचारण के बारे में, और हमने लास्ट क्लास में ये देख लिया था कि किस प्रकार से ठोस में यानी कि सॉलिड्स में हीट ट्रेवल करती है। अब हम जानते हैं कि एयर या वाटर यानी कि वायु या हवा, ये वायु हवा या हम कह सकते हैं पानी, ये दोनों के दोनों हीट के ऊष्मा के गंदे चालक हैं, यानी कि इनसे ऊष्मा संचार नहीं होती। तो अब यही देखना है कि पानी किस तरीके से गर्म होता है और पानी में कौन सा तरीका है, क्योंकि चालन की प्रक्रिया यानी कि हमने कंडक्शन का मेथड तो देख लिया था जो सॉलिड में होता है, लेकिन पानी यानी कि कन्वेंशन कैसे होता है, आइए इसको समझते हैं और इसको समझने के लिए चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। सो वाटर और एयर जो है ये दोनों के दोनों पुअर कंडक्टर है हीट के, यानी कि जो पानी है और हवा है ये दोनों के दोनों क्या है, पुअर कंडक्टर है हीट के। इनके अंदर से हीट ट्रांसफर तो होती नहीं। तो अब सवाल मेरा ये है कि हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंस, इन सब्सटेंस में, यानी कि जो पानी है या फिर मैं कह सकता हूँ एयर है, हवा है, वायु है, इनके अंदर कैसे ऊष्मा संचार होती है फिर, है ना। चलिए, तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क, एक राउंड बॉटम फ्लास्क लें। अगर फ्लास्क नहीं है तो आप एक बीकर ले सकते हैं, एक बर्तन ले सकते हैं जिसमें आप पानी भर के रखें। इसमें 2/3 विद वाटर यानी कि 2/3 हिस्सा इसका पानी से भरना, और इसको किसी ट्राइपॉड में या फिर कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाएं जिसमें इस फ्लास्क को रखा जा सके, और इस तरीके से रखा जा सके कि हम इसे कैंडल से हीट कर लें, यानी कि मोमबत्ती लगा के नीचे से इसको बीकर को या हमारे फ्लास्क को हम गर्म कर सकें, हीट इसको दे सकें। वेट करें टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल, थोड़ी देर रुकें, क्योंकि फ्लास्क जब आप रखेंगे तो पानी हिलेगा। एंड जैसे ये पानी अब रुक गया तो अब आपको क्या करना है, एक पोटेशियम पर मैग्नेट का क्या कर देना है, एक इसके अंदर छोटे से स्ट्रॉ से पोटेशियम परमैंगनेट इन कर देना है इस बीकर के अंदर। अब स्लोली स्लोली हीट आपने करनी है, स्लोली स्लोली आप क्या करेंगे, इसे हीट करना शुरू करेंगे बाय प्लेसिंग द कैंडल। जैसे ही आप इसके नीचे है कैंडल रखेंगे और स्लोली स्लोली इसको हीट करना शुरू करें, तो आप एक ऑब्जर्वेशन देखेंगे, और उस ऑब्जर्वेशन में आप क्या देखेंगे, जब पानी गर्म हुआ, व्हेन द वाटर इज हीटेड, द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। तो जो भी पानी गर्म हो रहा था फ्लेम के पास, क्योंकि बीकर में ना क्या होगा, नीचे का तला अलग होगा और ऊपर अलग होगा। अब पानी तो आपने ऐसे भरा है, तो जो नीचे का पानी होगा जहां पे मोमबत्ती टच कर रही है, यानी कि जहां पर मोमबत्ती ने या कैंडल ने इस बीकर को टच किया, वो पानी पहले गर्म होगा, और वो पानी गर्म होगा तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आने लगेगा, राइज होने लगेगा ऊपर की तरफ। सो द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। और कोल्ड वाटर क्या करेगा, साइड साइड से डाउन आना शुरू कर देगा, यानी कि ऊपर से नीचे आना शुरू करेगा। तो गर्म पानी जो है नीचे से ऊपर जाएगा और ठंडा पानी ऊपर से नीचे की तरफ आने लगेगा, यानी कि दिस वाटर ऑल्सो गेट हॉट एंड राइज। फिर वो जो गर्म पानी है ऊपर जा चुका है और नीचे ठंडा पानी आ चुका है, फिर नीचे वाला जो ठंडा पानी है वो गर्म होगा, एंड देन अगेन ये फिर ऊपर जाएगा, यानी कि जो भी गर्म पानी होगा, जो भी हॉट वाटर होगा, ये अपनी जगह छोड़ के ऊपर की तरफ बीकर के सरफेस की तरफ जाने लगेगा, लाइक दिस। ये डायग्राम हमें दिख रहा है। तो जैसे ही हमने इसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट ऐड कर दिया, जैसे ही हमने क्या किया, इस पानी के बीकर के अंदर देखो पोटेशियम परमैंगनेट डाला, तो नीचे पोटेशियम परमैंगनेट धीरे धीरे क्या करेगा, ऐसे हल्के हल्के रंगों से आना टूटना शुरू करेगा। तो इससे हमें क्या पता लगेगा कि नीचे का पानी पहले गर्म हुआ, एंड देन ये नीचे का पानी ऊपर जा रहा है, एंड देन ऊपर वाला पानी क्या कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। अगेन ये हीट अप होगा और ये रंग लेके, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट कैसे कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है, ये आप समझ सकते हो, हल्का गुलाबी, ठीक है, पर्पल गुलाबी कलर का, ये ऐसा आपको समझ में आ जाएगा। तो ये लाइन है, ये रंग जो ऊपर जा रहा है, इससे हमें क्या समझ में आ जाएगा कि नीचे का पानी गर्म होते हुए ऊपर जा रहा है, एंड ऊपर का जो ठंडा पानी है वो नीचे आ रहा है। सो नोटिस करना है टुवर्ड्स द टॉप, टॉप की तरफ देखेंगे तो जो एयर है वो भी हीट होती है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो वाटर है ये भी साइड बाय साइड मूव डाउन करता रहेगा, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ये पूरा का पूरा पानी गर्म ना हो जाए, यानी कि पूरा का पूरा पानी वार्म ना हो जाए। और इस मोड को बोलते हैं ट्रांसफर हीट के कन्वेक्शन, यानी कि ये जो प्रक्रिया हुई है जिससे पानी गर्म हुआ है, इसको हम कन्वेक्शन यानी कि संवहन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना, ठीक। चलिए, चलिए इसे नोट करेंगे फटाफट से। सो जो पानी गर्म होता है वो कन्वेंशन के मेथड से होता है, यानी कि यहाँ पर संवहन की प्रक्रिया होती है। नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ डज
द हीट ट्रेवल इन एयर, वायु में ऊष्मा कैसे चलती है, किस दिशा में चलती है, इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, धुआं किस दिशा में जाता है। सो द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइज, जब भी हवा होगी और वो किसके पास होगी, किसी गर्म चीज के पास होगी, या मैं कह सकता हूँ हीट सोर्स के पास है, लाइक गैस के पास आप समझ लो, या कोई भी गर्म चीज है, गर्म सोर्स के पास अगर आपका कोई एयर है, तो एयर जो होती है वो साइड से सीधे के सीधे आती है, एंड ये एयर हीट होती है, और ये भी फॉलोइंग एक्टिविटीज से हमें पता चल जाएगा। देखो, जैसे लाइट अ कैंडल, एक मोमबत्ती जलाए, कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड अदर हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। आप एक मोमबत्ती जलाए और मोमबत्ती के एक हाथ ऊपर रखें और एक हाथ साइड में रखें। सो डू योर हैंड फील इक्वली हॉट, क्या आपके दोनों हाथों को बराबर ऊष्मा मिलेगी, बराबर गर्मी मिलेगी। इफ नॉट, सो कौन सा हाथ आपका ज्यादा हॉट होगा। तो केयरफुल रहना है, ठीक है, थोड़ा सा फ्लेम से दूर रखना है अपना हाथ, ऐसे नहीं कि आपने अपने हाथ जला लिए या बर्न कर लिया, कोई नुकसान नहीं करना अपने को। सो बी केयरफुल, कीप योर हैंड्स एट द सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो दैट डू नॉट गेट बर्न। तो इतनी दूरी पे रखना है अपने हाथ को कि वो बर्न ना हो। नोटिस करना है आपको, तो ऐसे मोमबत्ती के एक हाथ ऊपर रखा और एक हाथ साइड में रख के देखा आपने। सो नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप द एयर गेट हीटेड बाय कन्वेंशन, जो ऊपर की हवा है तो आपके हाथ में आ रही होगी, तो वो कन्वेंशन से हीट हो रही है, किससे हो रही है, कन्वेंशन से। कन्वेंशन के कारण आपको कैसा फील होगा, ऊपर वाले हाथ में गर्मी लगेगी। देयरफॉर हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट, इसलिए जो भी आपका हाथ मोमबत्ती की लौ के ऊपर है, फ्लेम के ऊपर है, ये फील करेगा हॉट। ऑन द साइड हाउएवर देयर इज नो कन्वेंशन एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज द टॉप। अब साइड में क्या होगा, कन्वेंशन नहीं होगा, क्योंकि कन्वेंशन में तो हमेशा राइज अप होता है, तो साइड में आपको उतनी फीलिंग हॉट नहीं होगा, यानी कि साइड वाले हाथ में आपको उतनी गर्मी नहीं फील होगी। तो जो भी लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं, यानी कि समुद्री तटों में रहते हैं, उनके पास एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना होता है कि दिन के टाइम में जो लैंड होता है वो हीट हो जाता है पानी से बहुत ज्यादा तेजी से। सो जो एयर होती है वो लैंड में वो भी हॉट हो जाती है और राइज अप होती है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टूवर्ड्स द लैंड एंड टेक प्लेस इट इज, और जो ठंडी हवा होती है सी में, समुद्र में, वो कहाँ चलती है, लैंड की तरफ जाती है। सो द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी, और जो वार्म एयर है वो क्या करती है, सी की तरफ भाग जाती है, यानी कि गर्म हवा कहाँ चली जाएगी, सी की तरफ, और ठंडी हवा कहाँ जाएगी, सी से जमीन की तरफ। तो दिन के टाइम वहां के लोगों को क्या लग रही थी, गर्मी लग रही थी, लेकिन जिसके कारण हुआ क्या, एक ठंडी ठंडी हवा आई, और जितने भी लोग कोस्टल एरियाज में रह रहे थे, समुद्री तट पे रह रहे थे, उन लोगों को ठंडी ठंडी सी ब्रीज मिली, यानी कि एक ठंडी हवा उन्होंने रिसीव की। तो रिसीव द कूलर सी ब्रीज। जो विंडोज होती हैं, इसीलिए जो कोस्टल एरियाज के जो घर होते हैं उनका हमेशा सी की तरफ, यानी कि समुद्र की तरफ अपने खिड़कियों को बनाते हैं घर की, ताकि ठंडी हवा आए। अब रात में क्या होगा, रात में एकदम ये फिनोमिना उल्टा हो जाएगा। वाटर जो होता है समुद्र में वो ठंडा हो जाएगा, है ना, और जो लैंड है वो इस बार जो वाटर है सी में वो धीरे धीरे ठंडा होता है, लेकिन जो लैंड है वो एकदम से ठंडा हो जाएगा। यानी क्या कि लैंड दिन के टाइम तो गर्म था, लेकिन रात के टाइम अब ठंडा हो गया। तो अब जो कूल एयर है वो लैंड से कहाँ चली जाएगी, सी की तरफ, यानी कि समुद्र की तरफ। अब सारी ठंडी हवा चली गई, तो जो रात के लोग थे वहां पे उन्हें ठंडा फील हो रहा था, लेकिन सारी ठंडी हवा कहाँ जा चुकी है, समुद्र में, सी में जा चुकी है, ओशन में जा चुकी है। इसलिए यहाँ पर क्या बन गया है, लैंड ब्रीज। तो ब्रीज हमेशा ठंडी हवा होती है, ठीक है। सो हम जब when we come out in the sun we feel warm, how does the heat from the sun reaches us। तो अब बात करेंगे कि जब हम धूप में आते हैं तो धूप में भी तो हमें गर्मी लगती है, तो धूप से जो रोशनी हम तक पहुंचती है या गर्मी हम तक पहुंचती है वो कैसे पहुंचती है, आओ इस पे भी चर्चा करते हैं। पहले हम कन्वेक्शन के सारे मेथड्स को नोट डाउन कर लेते हैं। तो जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं उन लोगों को ना ज्यादा गर्मी लगती है ना ज्यादा ठंड लगती है, उसके पीछे का कारण यही है
कि दिन के टाइम में वहाँ पे गर्मी होती है यानी कि हीट होती है, लेकिन जो समुद्र होता है वो ठंडा होता है। तो जितनी भी ठंडी हवा समुद्र में होती है वो सारी की सारी ठंडी हवा लैंड की तरफ आ जाती है, लोगों के घरों की तरफ आ जाती है, जिससे कि जो भी लोग लैंड में रहते हैं यानी कि समुद्री तट के इलाके में रहते हैं उनको हीट फील नहीं होती क्योंकि ठंडी हवा आ रही है। सेम टाइम में अगर हम बात करें कि जब शाम की टाइम होगी तो लैंड ठंडा हो जाएगा, जमीन ठंडी हो जाएगी और पानी गर्म होगा, क्योंकि पानी दिन भर गर्म, मतलब आप ऐसे कह सकते हो पानी देर में गर्म होता है तो देर में ठंडा होता है, जबकि लैंड बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो दिन के टाइम में क्या होगा, जो लैंड है वो हमारा गर्म होगा, पानी ठंडा होगा। रात के टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, लैंड ठंडा हो जाएगा यानी कि जमीन ठंडी हो जाएगी और पानी गर्म होगा। तो जितनी भी ठंडी हवा यहाँ पर चल रही होगी यानी कि कोस्टल रीजन में चल रही होगी, वो सारी ठंडी हवा क्या करेगी, कन्वेंशन की तरह सारी की सारी कहाँ चली जाएगी, समुद्र में चली जाएगी। और ऐसा रिजल्ट क्या होगा, सारी ठंडी हवा जाने से जो भी लोग वहां पे रह रहे होंगे, जो भी लोग वहां पे होंगे, उनको क्या लगेगा, मॉडरेट मौसम फील होगा। यानी कि दिन के टाइम वहां पे गर्मी थी, ठंडा फील हो रहा है, रात के टाइम ठंडा था, वहां गर्मी फील होने लगी। तो अगर ये ब्रीज, ये ठंडी हवाएं समुद्र से चल के आई हैं तो सी ब्रीज, समुद्र से धरती की ओर सी ब्रीज, और धरती से समुद्र की ओर जाएगी तो लैंड ब्रीज। ब्रीज हमेशा ठंडी हवा होती है, याद रखना, ठंडी हवा का नाम रखा है। अब ये बात तो हमने जान ली कि चलो ठीक है, पानी कैसे गर्म होता है, किस तरीके से हीट भी या मैं कह सकता हूँ गैस जो है वो एयर में किस तरीके से ट्रांसफर हो रही है हीट। लेकिन अब अगर हम बात करें कि सूरज में जब हम निकलते हैं यानी कि सनलाइट में हम निकलते हैं, तो सनलाइट में जब हम निकलते हैं तो हमें इतनी गर्मी फील क्यों होती है, तब कहाँ से रोशनी आई, तब कहाँ से धूप आई, और ये धूप हमें आ कैसे रही है। सो इट कैनॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन, ये कोई संवहन और चालन की प्रक्रिया से नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि कोई मीडियम ही नहीं है, एयर वे एयर ना कुछ। जब अर्थ और सन के बीच की बात करेंगे, अर्थ के अंदर तो माध्यम है, अर्थ के अंदर तो मीडियम है, लेकिन अगर मैं बात करूं स्पेस में, यानी कि मैं अगर बात करूं ब्रह्मांड में, तो जो सन है और जो अर्थ है, इनके बीच कुछ है ही नहीं, कोई माध्यम ही नहीं है, ना हवा है ना कुछ है। और हमने अभी तो देखा कि हवा होगी तो भी मैं मान लेता कि चलो कंडक्शन कन्वेक्शन कुछ हुआ होगा। तो सन से अर्थ तक जो धूप आती है या जो हीट आती है, उसके लिए ना तो कोई माध्यम है, देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन बिटवीन द स्पेस, इस स्पेस में कोई हवा वगैरह नहीं है, ना इसमें कोई माध्यम है जिससे सन से अर्थ तक धूप पहुंच जाए, हीट पहुंच जाए। ठीक है, तो फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, यानी कि सूरज से जो हम तक रोशनी पहुंचती है या धूप पहुंचती है, ये रेडिएशन विकिरण की प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है। सो द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, यानी कि रेडिएशन विकिरण को कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है, रेडिएशन को कोई मीडियम की नीड नहीं है। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। तो ये हमारा हमेशा जरूरी नहीं है कोई मीडियम हो या ना हो, या आराम से हम तक पहुंच जाएगी। When we sit in front of a room heater, we get heat by this process। तो जब हम हीटर के सामने बैठते हैं तो हमको हीट कैसे मिलती है, हीटर तो हमसे दूर होता है, तो रेडिएशन से ही मिलती है। जितने भी गर्म बर्तन होता है, जो भी हम आग से दूर रखते हैं, वो हीट ट्रांसफर करता है अपनी सराउंडिंग को, यानी कि आसपास के वातावरण को ऊष्मा संचार करता है, तो वो भी रेडिएशन की ही प्रक्रिया से करते हैं, यानी कि विकिरण ही करती है। हमारी बॉडी भी हीट देती है सराउंडिंग को और रिसीव करती है रेडिएशन से, यानी कि हमारी बॉडी से भी अगर हीट लॉस होती है तो रेडिएशन यानी कि विकिरण से होगी, और अगर कोई हमारी बॉडी हीट ले रहा है सराउंडिंग से यानी कि आसपास किसी ऑब्जेक्ट से, तो वो भी रेडिएशन यानी कि विकिरण से ही होती है। चलिए नोट करेंगे इन्हें।
ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, जितनी भी गर्म वस्तुएं वो ऊष्मा प्रदान करती हैं। When this heat falls on some object, a part it is reflected, a part it is absorbed and part will be transmitted. तो जितनी भी वस्तुएं हैं वो हीट रेडिएट करती है। जब ये हीट किसी दूसरी वस्तु पे यानी कि किसी और दूसरे ऑब्जेक्ट में पड़ती है तो इसमें से कुछ हिस्सा इसका क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट होता है यानी कि टकरा के चला जाता है, कुछ हिस्सा इसका एब्जॉर्ब हो जाता है यानी कि अवशोषित हो जाता है, और कुछ हिस्सा ट्रांसमिट यानी कि फैल जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप ऐसे समझो कि कोई सतह है, कोई सतह के ऊपर अगर हीट पड़ी तो कुछ हिस्सा इसका रिफ्लेक्ट हो गया यानी कि परावर्तित हो गया, कुछ हिस्सा इसका एब्जॉर्ब हो गया और कुछ हो गया ट्रांसमिट एक स्थान से दूसरे स्थान पे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर तीनों चीजें देखी जाती है, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिटेंस। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। और किसी वस्तु का तापमान क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जितनी हीट उसने एब्जॉर्ब किया है, जितनी वस्तु में ने ऊष्मा को ग्रहण किया है, उससे उसका तापमान बढ़ेगा। ठीक है, सो कभी सोचा है व्हाई आर यू एडवाइज टू यूज एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट द सन? तो हम अम्ब्रेला को यूज करते हैं, क्यों छाते को बोलते हैं कि धूप में जाना है तो छाते को लेके जाओ, है ना? तो इसके पीछे का कारण क्या है, चलिए इसको भी देखते हैं। सो काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर्स, तो हम क्यों कैसे अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं समर और विंटर्स में, हम एक ही तरीके के कपड़े क्यों नहीं पहनते? तो हम जानते हैं, यू नो दैट, हम समर में लाइट कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, जबकि विंटर्स में, सर्दियों में हम यूजुअली डार्क कलर के कपड़े या मोटे कपड़े पहनते हैं। ऐसा क्यों? तो चलिए इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। टेक टू आइडेंटिकल टीन कैन, दो टीन के बराबर कैन लेना, पेंट करना आउटर सरफेस, एक का ब्लैक और दूसरे का व्हाइट, यानी कि बाहर से एक को व्हाइट कलर का पेंट कर दो, सफेद कलर से पेंट कर दो, और एक को काले कलर से पेंट कर दो, और दोनों में क्या कर दो, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर को रख दो और लीव देम इन द मिड डे सन फॉर अबाउट एन आवर, और दोनों को क्या करो, धूप में रख दो गर्मी के टाइम 1 घंटे के लिए। मेजर करना टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द बोथ द कैन्स, और अब क्या करो, आप दोनों जो बर्तन है, टीन के जो हमारे कंटेनर है, टीन के जो कैन है, इनका तापमान मापन करना। डू यू फाइंड डिफरेंस इन द टेम्परेचर, क्या आपको तापमान में अंतर नजर आएगा, है ना? तो विच कैन इज वाटर वार्मर, किस कैन का जो पानी है वो वाटर गर्म है? हम फील कर सकते हैं डिफरेंस को बाय टचिंग द टू कैन्स ऑल्सो, यानी कि छू के भी हम बता सकते हैं। तो ऐसे आपने क्या किया, एक कंटेनर के अंदर बाहर काला कलर कर दिया, एक के व्हाइट, और दोनों को धूप में रख दिया। अब आपको इनका टेम्परेचर नापना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट दे रखा, वी ऑफन यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल लाइक कोल एंड वुड टू कीप अवर हाउस कूल और वार्म। हम कई बार इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल जैसे कोल होता है या लकड़ी होता है, इसको हम अपने घरों को ठंडा करने के लिए या गर्म करने के लिए उपयोग में लाते हैं। इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग दैट आर नॉट अफेक्टेड मच बाय हीट, ऐसा भी होता है कि हम ऐसी बिल्डिंग बना लें कि जो हीट से ज्यादा अफेक्टेड ना हो, है ना? और बाहर अगर ज्यादा ठंडा है तो भी ज्यादा दिक्कत ना हो, और बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है तो भी दिक्कत ना हो। तो ऐसा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दिस कैन बी डन बाय कंस्ट्रक्टिंग आउटर वॉल ऑफ द बिल्डिंग सो दैट दे हैव ट्रैप्ड लेयर ऑफ एयर। तो हमें इस तरीके से बनाना पड़ेगा, जो बाहर की बिल्डिंग है उसको बीच थोड़ा सा गैप देना पड़ेगा, और थोड़ा सा एयर का गैप हो, क्या हो, एयर यानी कि वायु का इनके बीच में गैप होना चाहिए, एयर का गैप होना चाहिए। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज टू यूज हॉलो ब्रिक्स, और एक तरीका और है इसके बीच कि हम छोटी खोखली खोखली ईंटें ले लें। आजकल के दिनों में ये संभव है, मिल रही हैं ऐसी ईंटें, ठीक है, जिनसे कि ऊष्मा का संचारण रुक जाएगा और अंदर की हीट सर्दियों में बाहर नहीं जाएगी और गर्मियों में बाहर की हीट अंदर नहीं आएगी। तो इससे थोड़ा सा बेनिफिट ये होगा कि हमें ज्यादा गर्मी और ज्यादा ठंडा नहीं लगेगा। चलिए नोट कर लेते हैं पॉइंट को, फिर आगे बढ़ते हैं। सो ये हमारे पास है। तो एक्टिविटीज अब यहाँ पर क्या कह रही है, देखो, फिल द टू कैन यूज्ड इन एक्टिविटी 4.10 विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर। अब क्या करना है, दोनों की दोनों बॉडी को सेम हॉट वाटर से भर दो। अब इसको क्या कर दो, शेड में यानी कि धूप में मत रखना, ठंड में रख दो 10 से 15 मिनट। अब इनका टेम्परेचर नापो, तो आप देखोगे क्या दोनों का टेम्परेचर बराबर गिरा है। तो आप देखेंगे, डू दीज एक्टिविटी सजेस्ट यू बोथ द रीजन व्हाई इट इज मोर कंफर्टेबल टू वेयर व्हाइट लाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन समर। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि क्यों हम सर्दियों में
डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं और गर्मियों में हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। जो डार्क सरफेस होता है वो ज़्यादा हीट को एब्ज़ॉर्ब करता है, उसके अंदर ज़्यादा हीट होती है, इसलिए हमें कंफर्टेबल फ़ील कराता है डार्क कलर का क्लॉथ सर्दियों में। क्योंकि सर्दियों में बाहर ठंड होती है, तो हम डार्क कलर के कपड़े पहनेंगे तो उससे क्या होगा, डार्क कलर के कपड़े हीट एब्ज़ॉर्ब करेंगे, हीट का ट्रांसमिटेंस ज़्यादा नहीं होने देंगे, सो दैट वी विल फ़ील कंफर्टेबल, हमें एक कंफर्टेबल फ़ील आएगा। वहीं पे लाइट कलर के जो क्लॉथ्स होते हैं, लाइट कलर के क्लॉथ्स हमारे जो लाइट कलर के क्लॉथ होते हैं, यानी कि जो हमारे हल्के रंग के कपड़े होंगे, वो रिफ्लेक्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द हीट को, यानी कि आधा से ज्यादा हीट को क्या कर देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे, उड़ा देंगे, जो उनके ऊपर गिर रही है। देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग देम इन समर। तो इसलिए हमें उनमें ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, तो हमें गर्मी नहीं लगती। ठीक है, या गर्मी लगेगी पर उतना गर्मी नहीं लगेगी, उतना कंफर्टेबल हम फील कर। ठीक है, चलिए। आज की क्लास में हमने देखा कि कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन क्या होता है, यानी कि ऊष्मा संचारण के जो 3 मुख्य तरीके थे वो क्या होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि क्यों सर्दियों में हम वूलन कपड़े पहनते हैं, यानी कि वूलन ऊन के कपड़े पहनते हैं, जिससे हमें वार्म फील हो। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।